जय हिंद साथियों, राउस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं जय ओझा लेकर के आया हूं एक और शानदार तड़कता भड़कता ताबड़तोड़ करंट अफेयर की क्लास आप सभी के लिए, जहां हम बात करेंगे केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स के, एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। लेकिन आज के सेशन से पहले सबसे पहले देखेंगे हमारा आज का विचार क्या है। मेहनत करने वालों का संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हो तो किसी ना किसी रूप में उसको आपका फल जरूर मिलेगा। या तो आपको एक्सपीरियंस हासिल होगा जो आगे के जीवन में काम आएगा, या तो जिस लक्ष्य के लिए आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वो आपको जरूर हासिल होगा। इसलिए दोस्तों, लगातार मेहनत करते रहें और रुकें कभी भी नहीं। तो चलिए देखते हैं आपका आज का टॉपिक क्या कहता है। इंडिया और जापान, ठीक है बच्चों, इंडिया और जापान ने एक HNS रिस्पॉन्स ड्रिल मुंबई में कंडक्ट किया। अभी देखिए, मैंने आपको पिछले सेशंस में क्या बताया था। इंडिया और जापान की 22nd, याद रखना, आपको बताया था मैंने। इंडिया और जापान की जो 22nd समिट, इंडिया और जापान का 22nd समिट, ठीक है बच्चों, 22वां जो समिट था। और किसका? तो इंडिया की कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है बच्चों, इंडियन कोस्ट गार्ड, और आपका जापान का जो कोस्ट गार्ड है, ठीक है, और जापान जापान के जो कोस्ट गार्ड है, ठीक है, जापान कोस्ट गार्ड। क्लियर बच्चों, याद रखिएगा। तो अभी हाल ही में इनकी मीटिंग हुई थी, इंडिया के कोस्ट गार्ड के चीफ और जापान के जो कोस्ट गार्ड के चीफ थे, उनकी मीटिंग हुई थी। और वहां पे एक डिसीजन लिया गया था कि हम लोग एक जॉइंट एक्सरसाइज करेंगे। और जॉइंट एक्सरसाइज किसकी भाई साहब? तो इंडियन कोस्ट गार्ड की और जापान कोस्ट गार्ड की। अब एक बात आप लोग क्लियर कर लीजिए अपने माइंड में कि कोस्ट गार्ड का मतलब यही नहीं होता कि दुश्मनों से ही बचाना हमारी समुद्री सीमा को। कोस्ट गार्ड का मतलब ये भी होता है कि पोल्यूशन हो रहा है हमारे समुद्र में, उसको भी ठीक करना है। कुछ कचरा वचरा फंस रहा है, उसको भी ठीक करना है। क्योंकि अंत में आपका मेन काम क्या है? समुद्र की रक्षा करना, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो आप देखोगे, भारतीय तटरक्षक बल और जापान के तटरक्षक बल ने एक एक्सरसाइज परफॉर्म किया है। याद रखिए, एक एक्सरसाइज परफॉर्म किया है। और उस एक्सरसाइज को हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, HNS रिस्पॉन्स ड्रिल, ठीक है बच्चों, याद रखना, HNS, ठीक है बच्चों, HNS रिस्पॉन्स ड्रिल, रिस्पॉन्स ड्रिल के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है बच्चों, ड्रिल। अब ये क्यों किया गया है? क्या देखिए, अब ये किया गया है हमारे जो समुद्र में सफाई करने के लिए, समुद्र में पॉल्यूशन को साफ करने के लिए, पॉल्यूशन को साफ करने के लिए, ठीक है बच्चों, पॉल्यूशन को साफ करने के लिए ये दोनों देश मिल करके अभी समुद्री तटों को साफ करेंगे। और इसे आप छोटा मोटा एक्सरसाइज मत समझिए भाई साहब, ठीक है, बहुत बड़े लेवल की एक्सरसाइज है। और इसी वजह से आप यहाँ पे देखोगे, इसमें इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, जिसको हम लोग समुद्र प्रहरी के नाम से जानते हैं, उसका इस्तेमाल किया गया था। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, जिसको हम लोग समुद्र प्रहरी के नाम से जानते हैं, समुद्र प्रहरी के नाम से जानते हैं, उसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया था। यानी कि ये जो एक्सरसाइज किया गया है मुंबई में, जो जिसमें शिप इस्तेमाल हुई है, जिसको बोला जा रहा है समुद्र प्रहरी, इसी शिप पर इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि इंडियन भारतीय तटरक्षक बल और जापान के तटरक्षक बल ने मिलकर के एक्सरसाइज किया है। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखिए। तो भारतीय तटरक्षक बल और जापान तटरक्षक बल ने समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए मुंबई में ICGS, ठीक है, याद रखना, ICGS यानी कि मतलब क्या है ICGS का? इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, समुद्र प्रताप समुद्र प्रहरी ने मुंबई में ये एक्सरसाइज किया है। क्लियर अपन बच्चे, याद रखना। तो समुद्र प्रहरी ये शिप का नाम है, और इसी शिप पर ये एक्सरसाइज किया गया है, जो कि भारत और जापान के सीमा जो तटरक्षक बल है, उन दोनों ने मिलकर के एक्सरसाइज परफॉर्म किया है। क्लियर बच्चों यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग देखेंगे कोक बोरो, ठीक है, कोक बोरो डे 2026 ये सेलिब्रेट किया गया, और 19 तारीख को, यानी कि कल सेलिब्रेट किया गया। कोक बोरोक डे है क्या? कोक बोरोक डे है क्या? पहले एक बार देखेंगे, कोक बोरोक दिवस, कोक बोरोक दिवस है क्या? तो देखिए, कोक बोरोक दिवस हम लोग 19 तारीख को मनाते हैं हर साल, 19 जनवरी को हर साल मनाते हैं। तो जाहिर सी बात है 2026 में भी ये मनाया गया। सिंपल सी बात ये है। अब देखिए, ये क्या है? ये क्या है? ये देखिए, इस दिन आप देखोगे 1979 को, इस दिन 1979 को, इस दिन 1979 को
1979 को कब 19 जनवरी को, इस दिन 1979 को कोक बोरोक को क्या किया गया? ठीक है बच्चों, कोक बोरोक को यहाँ पर त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया। त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया। ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया त्रिपुरा का, याद रखना। ठीक है बच्चों, याद रखिए। इसी वजह से हम लोग 19 जनवरी को हर साल क्या मनाते हैं? कोक बोरोक डे मनाते हैं। कोक बोरोक डे मनाते हैं, बोरोक दिवस मनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपसे पूछा जा सकता है कोक बोरोक दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 जनवरी को मनाया जाता है। दूसरा, कोक बोरोक दिवस कौन से राज्य की भाषा को पहचान दिलाने के लिए हम लोग मनाते हैं? तो त्रिपुरा। इसको हम लोग त्रिपुरी लैंग्वेज डे के नाम से भी जानते हैं। त्रिपुरा लैंग्वेज डे के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। इसको हम लोग त्रिपुरी लैंग्वेज डे के नाम से भी जानते हैं। लैंग्वेज डे के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है बच्चों, याद रखना, क्योंकि इसी दिन हम लोग कोक बोरोक को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया था। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे, याद रखेगा। तो कोक बोरोक दिवस 19 जनवरी 2026 को मनाया गया, मनाया जाएगा, नहीं मनाया गया, जो कोक बोरोक को त्रिपुरा की राज्य भाषा के रूप में मान्यता मिलने के 48 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। अभी देखिए, जोड़ के देखेगा यहाँ से 1979 से अभी तक पूरा 48 वर्ष आपको दिखाई देगा। और त्रिपुरी संस्कृति का उत्सव मनाया जाता है। डेफिनेटली लैंग्वेज है तो मनाया ही जाएगा भाई साहब। अब अगर हम बात करते हैं और भाषाओं की पहचान की, तो आप देखोगे हमारी 8वीं अनुसूची, 8th शेड्यूल जो है, हमारी 8वीं अनुसूची, 8th शेड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। क्लियर पॉइंट बच्चे, मान्यता दी गई है, याद रखना। 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि 11 ऐसी भाषाएं हैं हमारे यहाँ पे, 11 ऐसी भाषाएं हैं हमारे यहाँ पे जिसको हम लोग क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में जानते हैं। क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक है बच्चों, क्लासिकल भाषा के रूप में इसको हम लोग देखते हैं। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि कोक बोरोक दिवस 19 जनवरी को हम लोग मना रहे हैं, और 2026 वाला 48वां कोक बोरोक दिवस जो है मनाया जा रहा है, जो कि त्रिपुरा का एक आधिकारिक भाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2026 एट भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। अभी देखिए, जो 2023 में भारत सरकार ने एक पहल शुरू किया था। 2023 में भारत सरकार ने एक पहल शुरू किया था। भारत सरकार ने एक पहल शुरू किया था, याद रखिएगा। और भारत सरकार ने क्या पहल शुरू किया था कि हम लोग बुद्धिस्ट, जो हमारा कल्चर है, हमारा एक हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजन मान के चलते हैं, उसको प्रमोट करेंगे। क्योंकि बुद्धिज्म जो है भारत से ही तो पनपा था ना, पूरी दुनिया इसको सेलिब्रेट कर रही है, पूरी दुनिया इसको बढ़ा रही है, तो हम क्यों नहीं इसको बढ़ा रहे? तो आप देखोगे यहाँ पे कि भारत ने 2023 में क्या शुरू किया था? बुद्धिस्ट समिट शुरू किया था ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, तो ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट शुरू किया था, यानी कि वैश्विक बौद्ध, यानी कि वैश्विक वैश्विक बौद्ध शिखर, वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन शुरू किया गया था। ठीक है बच्चों, शिखर सम्मेलन शुरू किया गया था, याद रखें। ठीक है, अभी आप लोग देखोगे 2023 के भारत सरकार ने वैश्विक शिखर सम्मेलन शुरू किया था, और बुद्ध रिलीजन को बढ़ावा देने के लिए। तो ये आपका 2023 में पहला संस्करण था, फर्स्ट एडिशन था। और अभी हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दूसरा एडिशन दिखाई दे रहा है। कौन सा दूसरा एडिशन हम यहाँ पे देख रहे हैं? तो जो सेकेंड एडिशन है ना, ठीक है बच्चों, जो आपका सेकेंड एडिशन है ना, वो मनाया जा रहा है अभी दिल्ली में, और दिल्ली की भारत मंडपम में, दिल्ली के भारत मंडपम में मनाया जा रहा है बच्चों। ठीक है, दिल्ली के भारत मंडपम में सेलिब्रेट किया जा रहा है, याद रखेगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अब आप देखोगे कि वैश्विक द्वितीय वैश्विक शिखर सम्मेलन, जो मैंने सेकंड बताया, 2026 का आयोजन अंतरराष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2024 और 25 जनवरी को आयोजित किया जाए। कब? तो 24 और 25 जनवरी को, 24 और 25 जनवरी को आयोजित किया जा रहा है। क्लियर पॉइंट। अब ये आयोजन कौन कर रहा है? तो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, याद रखना, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट, इंटरनेशनल इंटरनेशनल बुद्धिस्ट, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट। ठीक है बच्चों, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन
कंसिडरेशन। ठीक है बच्चों, याद रखना। यानी कि आईबीसी के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। और ये आईबीसी किसने बनाया था? तो भारत ने ही बनाया था। यानी कि भारत में ही इसका हेडक्वार्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। और दूसरा आप देखोगे संस्कृति मंत्रालय, इसके साथ कौन है? तो संस्कृति मंत्रालय है। संस्कृति मंत्रालय है। ठीक है बच्चों, संस्कृति मंत्रालय आपको दिखाई देगा। मंत्रालय आपको दिखाई देगा, यानी कल्चर मिनिस्ट्री। ये दोनों मिलकर के सेलिब्रेट कर रहे हैं। और क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई साहब? तो ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2026 सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि 24-25 को यहाँ पर मनाया जाएगा। तो द्वितीय वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ और सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा 24-25 जनवरी को भारत मंडपम नई दिल्ली में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रज्ञा, एकता और सह अस्तित्व को बढ़ावा देना है। यानी कि इसकी जो थीम है, थीम क्या है? प्रमोटिंग कलेक्टिव विजडम, यूनिटी एंड कोएग्जिस्टेंस ग्लोबली। यानी कि आप देखोगे इसका हम थीम की बात करें तो क्या है? ये प्रज्ञा। ठीक है बच्चों, क्या है? सामूहिक प्रज्ञा, एकता और सह अस्तित्व को बढ़ावा देना इसका मेन मकसद है। इसलिए इसकी थीम 2026 की ये रखी गई है। ठीक है बच्चों, चल आगे बढ़ते हैं। आईसीआईसीआई बैंक रीअपॉइंट्स एमडी एंड सीईओ। अभी देखिए आईसीआईसीआई बैंक है जो कि बनाया गया था। आईसीआईसीआई बैंक है जो कि नॉट बैंक। ठीक है बच्चों, पहले बैंक नहीं हुआ करता था। ठीक है, चलिए अच्छा ये देख लीजिए। आईसीआईसीआई जो बैंक है ये बनाया गया था आप लोगों को 1994 में। लेकिन आईसीआईसीआई जो है ना, ये बैंक के पहले एक वित्तीय कंपनी थी, केवल वित्तीय कंपनी थी। ठीक है, बैंक नहीं थी, वित्तीय कंपनी हुआ करती थी। ठीक है बच्चों, कंपनी हुआ करती थी। इसकी स्थापना की गई थी 1955 में। 1955 में, याद रखना। तो आपसे पूछा जा सकता है आईसीआईसीआई की स्थापना कब की गई थी? तो 1955 में। और आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब? तो 1994 में। अभी इन्हीं के सीईओ एंड एमडी जो 2018 में अपॉइंट हुए थे, वो दोबारा से अभी अपॉइंट हो रहे हैं। हो रहे हैं, याद रखना। तो अभी आप देखोगे कि आईसीआईसीआई बैंक के संदीप बख्शी को वर्ष 2028 तक प्रबंधन निदेशक यानी सीईओ और मुख्य कार्यकारी ये सॉरी प्रबंधन निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पुनः नियुक्त किया जा रहा है। याद रखना। तो संदीप बख्शी आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, संदीप बख्शी आपको याद रखना है। अभी देखिए आमतौर पर हम लोग क्या देखते हैं? आमतौर पर देखते हैं कि जो बंदा या कोई भी अधिकारी अपॉइंट किया जाता है तो दो सवाल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो अपॉइंट वो किस पद पे किया जा रहा है, तो सीईओ एंड एमडी आपने यहाँ पे देख लिया। दूसरा आप यहाँ पे देखते हो कि उन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने खुद ही को तो रिप्लेस किया है, रीअपॉइंट किए गए हैं। यानी कि इससे पहले भी यही थे और दोबारा से इनको रीअपॉइंट किया गया है। ठीक है बच्चे, याद रखना। अब देखिए रीअपॉइंट किसने किया है? तो जाहिर सी बात है जो शेयर होल्डर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, वही अपॉइंट करेंगे। लेकिन बैंक चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, ठीक है। जैसा कि ये देखिए, ये कौन सा बैंक है? ये थर्ड लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया, ये थर्ड लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि पहले नंबर पे आप देखोगे एसबीआई को, दूसरे नंबर पे आप देखोगे एचडीएफसी को, और तीसरे नंबर पे आता है आईसीआईसीआई। ठीक है बच्चों, याद रखना। तो आप यह देखोगे कि तीसरे नंबर पे है, चाहे बैंक कोई भी हो, है ना, प्राइवेट हो सरकारी हो कोई भी हो, उसकी जो अपॉइंटमेंट कौन करता है? अप्रूवल। अपॉइंटमेंट का अप्रूवल कौन करता है? याद रखना। अप्रूवल कौन करेगा भाई साहब? अप्रूवल करेगा हमेशा आरबीआई, चाहे वो सरकारी बैंक हो चाहे वो प्राइवेट बैंक हो। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि संदीप बख्शी की जो री अपॉइंटमेंट है उसको आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है। और अब ये 2028 तक काम करेंगे। अब ये 2028 अक्टूबर तक काम करेंगे। ठीक है बच्चों, 2028 अक्टूबर तक काम करेंगे। यानी कि अगले 2 साल और हम लोग 2-2.5 साल इनके अंडर में आईसीआईसीआई बैंक रहेगा। तो आईसीआईसीआई बैंक ने संदीप बख्शी को वर्ष 2028 तक प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पुनः नियुक्त किया है। यह कदम भारत के तीसरे सबसे लंबे निजी क्षेत्र के बैंक में स्थिर प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। मुसेवेनी, ठीक है। मुसेवेनी विंस 7th टर्म एज उगांडा प्रेसिडेंट। यानी देखिए अभी आप देखो क्या उगांडा जो है, ठीक है, उगांडा जो है इसका जो राष्ट्रपति है, उगांडा के जो प्रेसिडेंट है, उगांडा के जो प्रेसिडेंट है, ये 7वें बार 7th टर्म के लिए यहाँ पर आए हैं, बन के 7th टर्म के लिए आए हैं।
और इनका नाम क्या है? मूसेवेनी। ठीक है, नाम क्या है इनका? मूसेवेनी। मूसेवेनी क्लियर अपन बच्चों? इनका नाम क्या है? मूसेवेनी। मूसेवेनी इनका नाम है, याद रखना। ठीक है, क्या नाम है? मूसेवेनी। और कौन सा? योवरी मूसेवेनी। क्या नाम है इनका? योवेरी। योवेरी मूसेवेनी। ठीक है बच्चों, योवेरी, योवेरी मूसेवेनी, योवेरी मूसेवेनी नाम है। और ये 7वीं बार इलेक्ट होके आए हैं और 81 साल के हैं, 81 साल के हैं, याद रखेगा। और 7वीं बार आमतौर पे किसी भी देश के राष्ट्रपति 75-70 साल तक की उम्र तक होते हैं, ये 81 साल के हैं। आमतौर पे देखोगे राष्ट्रपति 2 या 3 टर्म के लिए इलेक्ट होके आते हैं, लेकिन ये 7वीं बार इलेक्ट होके आ रहे हैं, ये कैसे भाई साहब? ठीक है, तो देखिए ये 2005 तक एक रूल था, 2005 तक एक रूल था और ये रूल को हटा दिया गया। तो 2005 में कौन सा रूल हटाया कि जो टर्म है कितनी बार बन सकते हैं? तो 2 ही बार था। ठीक है, ये 2 ही बार था। सेकंड टाइम कोई भी अपॉइंट हो सकता था, सेकंड टाइम अपॉइंट कोई भी हो सकता था, याद रखेगा, सेकंड टाइम कोई भी अपॉइंट हो सकता था। तो इसको बढ़ा करके अनलिमिटेड कर दिया, भैया कोई दिक्कत नहीं, आप जब तक चाहो तब तक यहाँ पे अब प्रेसिडेंट बन सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार बन सकते हो। उसके बाद जो एज थी वो 75 साल हुआ करती थी, 75 साल तक कोई भी बन सकता था। इसको भी इन्होंने 2017 में हटा दिया कि नहीं भैया, नहीं है, 61 साल, 62 साल, कितना भी हो सकता है, 82, 83, 84, कितना भी साल हो सकता है आपके भी यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों चीजों को इन्होंने हरा दिया है, मतलब दोनों के दोनों नियमों को इन्होंने बदल दिया है। इसी वजह से 7वीं बार ये प्रेसिडेंट बने हैं और इसी वजह से आप यहाँ पे क्या देखोगे, 81 साल की उम्र में भी ये प्रेसिडेंट बने हुए हैं। ये पहली बार कब बने थे? ये पहली बार कब बने थे? तो 1986 में पहली बार बने थे। ठीक है, बात याद रखना, ये पहली बार बने थे। और अभी इन्होंने किसको हराया है? अभी इन्होंने 71.65% वोट पा करके किसे हराया है? ठीक है, बॉबी वाइन को हराया है। क्या? बॉबी वाइन को हराया है, वाइन को हराया है, आप लोग यहाँ पे देखोगे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि ये 7वीं बार जीते हैं। आपसे भी पूछा जा सकता है कि अब तक का सबसे ज्यादा बार जीतने वाले राष्ट्रपति में इनका नाम आता है। ठीक है बच्चों, चलिए 25 साल के बाद पेसा इम्प्लीमेंटेड इन झारखंड। पेसा को 25 साल बाद झारखंड में लागू किया गया। ठीक है, देखिए पेसा होता क्या है? पेसा होता क्या है? जो पेसा कानून है हम लोग लेकर के आए थे 1996 में। पेसा कानून होता क्या है, याद रखना। तो पंचायत, ठीक है, पंचायत, ठीक है बच्चों, पंचायत, 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 ठीक है बच्चों, पंचायत, पंचायत एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन इन इन ट्राइबल एरियाज। ठीक है बच्चों, क्या? ट्राइबल एरियाज, यानी कि जो हमारे आदिवासी क्षेत्र है, जो हमारे आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, उन आदिवासी क्षेत्र में आप देखना, जो भी हमारे आदिवासी क्षेत्र है उन आदिवासी क्षेत्रों में अब क्या लागू हो जाएगा? पंचायती राज लागू हो जाएगा। पंचायती राज देखोगे कि लागू हो जाएगा। अब इस पंचायती राज का क्या मतलब है? अब देखिए बहुत सारे आदिवासी क्षेत्रों में नहीं लागू हुआ था, बाकी बहुत सारे ऐसे गांव हैं या फिर हमारे गांव में भी, आपके गांव में भी पंचायती राज लागू है। यानी कि पंचायत लेवल पे जो डिसीजन लिया जाता है वो पंचायत ही लेती है, बहुत ज्यादा लोकल लेवल पे पंचायत ही लेती है। तो अब यहाँ पे क्या, इस पेशा कानून जो राजस्थान में लागू हो गया है, जो राजस्थान कह रहे हैं, झारखंड में लागू हो गया है, इसका मतलब क्या है? ठीक है बच्चों, ध्यान सुनिएगा। झारखंड में लागू हो गया है और झारखंड में कितने? 32 ऐसी ट्राइबल प्लेसेस है, ट्राइबल जगह है, यानी कि अनुसूचित जनजातियों की जो जो जनजातियां जो है 32 है। ठीक है, देखना कितनी है? 32 ट्राइबल्स हैं यहाँ पर। इसमें से 13 जो ट्राइबल्स है, 13 जो क्षेत्र है, 13 जो क्षेत्र है यहाँ पर अभी लगा दिया गया, परमानेंट लगा दिया गया पेशा। ठीक है, याद रखना, परमानेंट या कंप्लीट पेशा लगाया गया, कंप्लीट पेशा, कंप्लीट पेशा लगाया गया है, कंप्लीट पेशा लगाया गया है। यानी कि जो पूरा का पूरा डिसीजन होगा ना, पंचायत ही लेगी। अब सवाल ये उठता है कि सर 19 दो तीन चीजें समझना, 1996 में पैसा आया और 2026 में तो 30 साल हो गए, तो हम 25 साल क्यों बोल रहे हैं? तो याद रखना, जो झारखंड बना था ना भाई साहब, वो बना ही 2000 में था, तब से लेकर के अभी तक हम लोग जोड़ रहे हैं 25 साल। और इतना लंबा समय क्यों लग गया? झारखंड में बच्चे याद रख लेना, तकरीबन तकरीबन पूरे भारत का कितना 40% खनिज मिलता है, कितना 40% खनिज मिलता है, तकरीबन तकरीबन पूरे भारत का, याद रखना। तो अब जो खनिज है इसका नीलामी होती थी,
इसकी जो नीलामी होती थी, ऑक्शनिंग होती थी, इसकी जो नीलामी होती थी, इसकी जो ऑक्शनिंग होती थी बच्चों, ये सरकार करवाती थी और प्राइवेट कंपनियां खरीदती थी। इससे सरकार को पैसा मिलता था। लेकिन अब पैसा अगर आ जाता तो क्या किया जाता? अगर पैसा मान लो आ गया, जैसा कि आ चुका है, तो अब लोकल लेवल पे कोई भी खनिज पदार्थ या कोई भी माइनिंग करने से पहले पूछना पड़ेगा लोकल लोगों से। तो लोकल लोग अगर बोलेंगे ठीक है सर आप निकाल लो कोयला, तो आप निकालोगे। लोकल लोगों ने बोला नहीं सर कोयला नहीं निकालना, कोयला क्या आप पत्थर भी नहीं निकाल सकते यहाँ से, क्योंकि पैसा लागू हो चुका है। तो यही सरकार नहीं चाहती थी, क्योंकि यहाँ पे सरकार का अच्छा खासा इनकम का सोर्स था ये। अच्छा खासा इनकम जनरेट करती थी सरकार यहाँ से, ऑक्शनिंग करके, नीलामी करके, कोयले की खदानें बेच करके। और सरकार अब नहीं कर सकती। तो अब नहीं कर सकती सरकार ने 25 साल इस पैसा को लागू होने नहीं दिया, इसी वजह से, क्योंकि उससे इनकम होती रहे। तो देखिएगा, तो 25 वर्षों के बाद झारखंड में पेशा अधिनियम 1996 को लागू किया गया, जिसके अंतर्गत 32 जनजातीय समुदाय और 26.2% जनसंख्या, यानी कि जो आपके दिखाई दे रहे 32 ट्राइबल, वो झारखंड के 26.2% की आबादी रखते हैं, को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य ग्राम सभाओं को सशक्त बनाना है। यानी कि अब ग्राम सभाएं जो हैं वो डिसीजन लेंगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब जितने भी टॉपिक्स थे उन सब में से आप लोगों को एमसीक्यूज दिए गए हैं, और एमसीक्यूज आपके सामने है बच्चों, और आप ये जो एमसीक्यूज हैं आप देखेंगे एक बार। ठीक है बच्चों, चलिए आप लोग एक एक एमसीक्यू को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सेकंड, चलिए आप लोग आंसर देते रहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखें, आगे देखें, आगे देखें, आगे देखें, आगे देखें। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है बच्चों, आगे देखें, आगे देखें, आगे देखें, ये आगे देखें, आगे देखें, आगे देखें। और ये आपके सारे के सारे एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं कमेंट बॉक्स में। तो आज का सेशन इतना ही था बच्चों, मिलेंगे और भी बेहतरीन सेशन के साथ आप लोगों के सामने। और जो भी आपके डाउट्स हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पर्सनली आप लोगों का आंसर दूंगा। चलिए मिलेंगे कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।